आज ईरान और यूएसए के विश्व युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से पूरी दुनिया ऑयल को लेके एलपीजी गैस को लेके शॉर्टेज फील कर रही है। बट एक ऐसी कंट्री है जिसको इस शॉर्टेज से बहुत कम फ़र्क पड़ रहा है, वो है चाइना। पता है क्यों? क्योंकि चाइना का बहुत ही बड़ा ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी पे काम कर रहा है। उन्होंने बहुत पहले से अपनी डिपेंडेंसी ऑयल पे कम की है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे उन्होंने ईवी को इतना ज़्यादा महत्व दिया है कि आज बहुत सारी चीज़ें उनकी ईवी पे और इलेक्ट्रिक पे चल रही है। हमारी कंट्री में भी 15-20 सालों से ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे प्लान्स आ रहे, बहुत सारी चीज़ें आ रही, लेकिन आज तक हम उस लेवल का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों नहीं हो रहा है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप? इसके लिए आज हमारे गेस्ट मिस्टर गुंजन मेहता हमारे साथ जुड़े हैं, जहाँ पे हम उनसे समझेंगे कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेच दिया जा सकता है, या क्या प्रॉब्लम्स है, या क्या हो सकता है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। I would not say it's a starting phase, but I would say it's a growth phase. Of course, countries like Norway, which has more than 90% adoption, EV adoption. Countries like China, वो हमसे at least 4 to 5 years आगे हैं. But yes, अभी जो हमारा टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रहा है वो काफ़ी फ्रूगल और अच्छी तरह बिल्ड हो रहा है. So we are into growth phase. Yes, definitely. In first year, there were a lot many startups who started along with us, and most of these startups failed. And very few startups in Ahmedabad has survived this journey. So yes, in first year, definitely we had lot many doubts. As and when we felt there is requirement to change our business model, processes changed. We adapted whatever was required. So we survived. Big moment for us, definitely. आपको पहले we used to check every day in our mobile and application. When you check, तो आपको जब चार्जर बिजी होता है तो दिखता है. तो initially I used to check every few hours whether there is any car charging on it or not. CMS ओपन करके चेक करते हो आपकी आज कितनी चार्जिंग हुआ. So पहले ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में we used to get only 1 car per month. चार्ज एट आवर चार्जिंग स्टेशन. वो बड़ा हैप्पी मोमेंट होता था जिस दिन चार्जिंग होता था. नाउ अभी तो एक एक स्टेशन पे दिन के 5-5 10-10 कार चार्ज होती है. सो नाउ इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. के लिए भी वेलकम मिस्टर गुंजन मेहता. गुंजन, पहले तो मैं आपके बारे में ये जानना चाहती हूँ कि आपका सफ़र ईवी में कैसे शुरू हुआ. हाउ यू स्टार्टेड योर कंपनी, हाउ लाइक व्हाट वाज योर पैशन अबाउट इट, और मे बी यू जस्ट स्टार्टेड कंसीडरिंग कि नहीं ईवी का फ्यूचर है सो आई वांट टू स्टार्ट. You give us the detailed about how you started this journey. After college, when I started business, my first business was, and still it is there, it is automobiles. सो ऑटोमोबाइल्स में रहने की वजह से हमको ये तो डेफिनेटली पता रहता है कि अभी क्या नया डिस्ट्रप्शन आने वाला है, क्या नया टेक्नोलॉजी आने वाला है. In automobile, what do you do? So we are dealer of two-wheelers for multiple Okay. brands. So since 2007, I was into that business. In 2016, I started NBFC, which is also providing loans to two-wheelers. And in 2020, कोविड टाइम पे आपको पता होगा कि देयर वर न्यूज़ कि ड्यू टू लॉकडाउन पॉल्यूशन कम हो रहा है. एंड पंजाब की एक सिटी में हिमालयाज दिखने स्टार्ट हो गए थे. डॉल्फिन्स आने लगी थी at the यस यस यस, coastal कोस्टल sides. एरियाज. यस. सो उस टाइम पे ऐसा लगा कि हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स मदर अर्थ, and we should do something. So we wanted to be part of this EV journey, and we selected this particular EV charging as a domain because that was the biggest problem at that point of time for EVs. अभी आपकी कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस बना रही है? So we are into manufacturing of EC chargers for 2, 3, 4-wheelers. We are into manufacturing of DC chargers for 2 and 3-wheelers.
And we have technological tie-ups with multiple companies. One of them is Siemens for DC chargers for four-wheelers, buses, and trucks. And we are also a CPO. CPO is like petrol pumps. We open EV charging stations at different locations from home to highway everywhere. ओके सो मुझे आप ये बताइए कि आपने दो चीज़ें बोली, एक एसी चार्जर आपने बोला आप मैन्युफैक्चर करते हो, डीसी चार्जर मैन्युफैक्चर करते हो आप, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? So AC chargers are like slow chargers which are used in residential commercial buildings, and DC chargers are generally fast chargers. So वो आपको जब भी हाईवे पे रिक्वायरमेंट है या कहीं पे भी फास्ट टॉप अप करना है आपका व्हीकल, तो आप उसके लिए DC चार्जर्स यूज़ करते हो. एसी चार्जिंग कितना टाइम लेता है एक गाड़ी चार्ज करने के लिए? So depending on the capacity of the charger, say for example 3.3 किलोवाट से लेके 22 किलोवाट तक के चार्जर्स आते हैं. So it will take around 3 to 4 hours to 10 to 12 hours depending on the That battery is for the size. car. Yes, car. And for two-wheeler? Two-wheeler AC charger would take around 1.5 to 2 hours. And how about DC charging timing? DC चार्जर वो बैटरी कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, कंपनी क्या सपोर्ट करती है उस पर डिपेंड करता है, बट नॉर्मली 1 आवर के आसपास आपको चार्जिंग हो जाएगा. बिफोर 1 आवर ये कंप्लीट हो जाएगा चार्जिंग. मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहती हूँ. ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल जब स्कूटर चालू हुआ एंड देयर वर सो मेनी ब्लास्ट्स इनटू स्कूटर, सर्विसिंग सेंटर का सपोर्ट नहीं था. सो आपने शायद वो स्टडी किया होगा बीइंग इनटू दैट फील्ड. आप बता सकते हैं कि वो क्यों कल ही फेलियर इनफैक्ट था? आप आज के न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो एक ईवी फायर का Yes. न्यूज़ है, बट बेसिकली इट इज़ नॉट फेलियर ऑफ ईवी और ईवी चार्जर. सो जब भी चार्जर इंस्टॉल होता है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ मैनी थिंग्स. वन ऑफ देम इज प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए, आपके फेस प्रॉपर होने चाहिए. सो अगर आपका वायरिंग ठीक नहीं है, अर्थिंग ठीक नहीं है, तो देर आर चांसेस, बिकॉज इट्स अ इलेक्ट्रिकल थिंग, तो फेलियर तो किसी में भी हो सकता है. एंड रही बात ईवी में फायर में, तो आप देखोगे तो पेट्रोल कार्स में भी फायर के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं. Okay. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईवी में फायर होता है. वो इट इज़ अ मैन्यूवरिंग कॉन्स्टेंटली. व्हीकल आपको रोड पे घूमता है तो चांसेस रहते हैं एक्सीडेंट्स होने के. ओके बट ईवी में जितने भी ब्लास्ट हुए उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है न्यूज़ में एंड एवरीथिंग. व्हाई सो? So definitely there are थोड़ा controversial हो जाएगा, but I would say there are two lobbies. One which is promoting EV, and the other one is not promoting EV. They want to stick with the traditional Oils, technology. traditional, Yeah. diesel and So petrol. definitely they will, उनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है आइस इंजिन्स के पीछे, पेट्रोलियम के पीछे काफ़ी उनका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है. सो दे डोंट वांट ईवीज टू टेक ओवर. राइट. सो ईवी अगर हम आज कोई पेट्रोल डीजल यूज़र है जैसे कि मैं, माई कार इज़ पेट्रोल, नाउ आई वांट टू शिफ्ट टू ईवी कार, तो व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट? मतलब मैं बेसिक लेवल पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं ईवी कार के अगर इफ़ आई वांट टू चेंज? सो आप पेट्रोल से ईवी में शिफ्ट होंगे तो इट इज़ लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम अ फीचर फोन टू स्मार्टफोन. ओके. So there are lot many features. ICE engine में there are certain technological limitations. अभी there is a big disruption happening. We are coming up with lot many connected car features, autonomous features. अभी आप देखोगे तो कार में ADAS level 1 level 2 ऐसा आ रहा है. So certain features EV में काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं. So that is good part of EV. कौन से फीचर्स ईवी में ज़्यादा अच्छे से support कनेक्टेड करेंगे? कार फीचर्स, मतलब ऑटोनोमस में आपने देखा होगा टेस्ला अभी विदाउट ड्राइवर रोबो टैक्सीज चला रही है. Yes. सो वो फीचर्स जो है जो कॉन्स्टेंटली इंटरनेट के साथ कार को कनेक्टेड रखती है, काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं. सो वो सारे ईवीज में बेटर होते हैं. दूसरा, पेट्रोल में यू विल फील वाइब्रेशन आइस इंजिन्स में. ईवीज आर मच स्मूदर बिकॉज मैकेनिकल पार्ट्स कम है इसमें. सो ईवीज आर बेटर इन दैट टर्म्स. आज से 1-1.5 साल पहले मे बी ऐसा था कि रेंज एंजाइटी था बिकॉज प्रॉपर पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. नाउ देर आर लॉट मैनी पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस हाईवेज.
सो आपको अभी चार्जिंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ओनली थिंग इज़ यू नीड टू प्लान योर जर्नी कि आप सपोज यहाँ से मुंबई जा रहे हो तो आप कहाँ पे ब्रेक लोगे. 500 किलोमीटर की अगर आपकी जर्नी है, अगर आपकी कार 300 किलोमीटर की रेंज देती है तो आप बीच में कहाँ पे ब्रेक लोगे, वो आपको सिर्फ प्लान करके चलना है. पेट्रोल में आपको प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पेट्रोल पंप कहीं पे भी हाईवे पे मिल जाएंगे. ट्रू. बट ईवी चार्जर बैटरीज का कोई बैकअप हो सकता है क्या कार के अंदर? डू वी हैव द काइंड ऑफ सो बैकअप? यस, बैकअप मतलब आपको मिल जाएंगे, ऐसे भी है. मतलब देर आर लॉट मेनी पावर बैंक्स अवेलेबल, बट आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज 500 किलोमीटर की जर्नी में आप 7-8 घंटे की जर्नी होगी, उसमें आप एटलीस्ट एक ब्रेक तो चाय का लोगे ही लोगे, या आप कुछ रिफ्रेशमेंट लोगे ही लोगे. सो आप 30-40 मिनट्स में आप टॉपअप कर सकते हो. सो एट सच देर इज़ नो रिक्वायरमेंट. ओके, सो जितना मेरा नॉलेज है, ईवी कार्स के अंदर या ईवी बाइक के अंदर स्पेयर पार्ट्स कम होते हैं कंपेयर टू पेट्रोल डीजल इंजिन्स, राइट? सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेंटेनेंस में क्या फ़र्क पड़ता है? यू कंसीडर द नॉर्मल ऑयल के पेट्रोल डीजल इंजिन्स कंसीडर करें, टू व्हीलर, फोर व्हीलर और ईवी. सो ईवीज में आप देखोगे तो मैकेनिकल पार्ट्स कम है, एज आई सेड. तो 60-70% मेंटेनेंस कम हो जाता है. इसमें सिर्फ बैटरी और मोटर ही रहता है, तो मेंटेनेंस कम रहता है आइस इंजन के कंपैरिजन में. बट उसका जो मेंटेनेंस होता है वो अभी सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां है वो ही प्रोवाइड करती है, या नॉर्मल गैरेजेस है जो आपको ईवी कार्स का मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं? सो मेंटेनेंस तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इफ़ दे आर ट्रेन्ड. मतलब सिंस आई एम आल्सो एन ऑटोमोबाइल डीलर, आई वुड से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ट्रेनिंग, कि आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे कर सकते हैं. एंड अगर आज की डेट में नहीं अवेलेबल है तो वही टेक्नीशियन जो डीलरशिप पे काम करते हैं वही कल को जाके गैराज ओपन करेंगे और आपको पब्लिकली वो सर्विसेज अवेलेबल होने ही वाली हैं. सो देर आर नो सच रॉकेट साइंस कि वो नहीं हो सकता है बाहर. पर ईवी में अगर हम फेलियर देखें या फिर प्रॉब्लम्स देखें सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो क्या क्या हो सकती है? व्हाट आई कैन एंटिसिपेट इफ आई एम अ फर्स्ट टाइम ईवी कार यूजर? सो मेजरली तो ऐसे एज सच ईवी में देर आर नो मैकेनिकल पार्ट्स. सो आप इफ़ यू आर यू नो चार्जिंग इट प्रॉपरली, एज सच ज़्यादा कोई फेलियर्स होने के चांसेस नहीं है अभी तो. आई थिंक आइस के कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ तो ऐसा कोई ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ईवी में. Right. Now we shift to the most beneficial thing on the overall infrastructure level for EV. वो है like AQI कम करता है because there is emission of carbon dioxide and monoxide is very less into EV cars, or there is zero. मुझे ये चीज़ समझनी है. Is there a zero emission of dangerous gas or less? सो टेल पाइप एमिशन ज़ीरो है. मतलब आप अगर व्हीकल चलाते हो तो उसके टेल पाइप में से कोई गैसेस निकलते नहीं हैं. सो वैसे देखा जाए तो वो वी कैन से इट्स अ ज़ीरो एमिशन व्हीकल. येस, देयर विल बी आर्ग्यूमेंट्स कि जो एनर्जी सप्लाई होती है बैटरी में, जो हम चार्जिंग करते हैं तो जो एनर्जी जाती है, सो वो सारी रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होती है. सो वो ऐसा बोल सकते हैं कि वो एमिशन करता है. बट आई वुड से कि अभी आज से 10 साल पहले रिन्यूएबल एनर्जी का जो ओवरऑल पावर जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें शेयर था, उससे काफ़ी शेयर बढ़ चुका है. एंड अभी नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो भी ग्रोथ होगा उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रिन्यूएबल एनर्जी में होगा, नॉट ऑन दी नॉन रिन्यूएबल पार्ट. सो यस, एमिशन हो सकता है बट वो धीरे धीरे कम हो रहा है. ओके, सो अगर हम AQI के हिसाब से देखें तो 100% EV is a better choice than petrol diesel engines. Definitely. Right. Now I want to ask you another question regarding the EV infrastructure. जब हम US विजिट करते हैं, जब हम चाइना विजिट करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वे अहेड ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू EV है, राइट? आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट EV कि अगर टेस्ला वहाँ पे प्रमोट हो रहा है तो उनको पता है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसे डेवलप करना है जो EV को सपोर्ट करे. China maybe I have seen the similar things into it. In India, what do you think, how much level of infrastructure we have developed to support the EV vehicles right now? So I would say इंडिया में भी
as I said, we are not on the starting line. We are into growth phase. अभी mostly आप देखोगे तो I think in 2021 when we started, there were only 18 charges. Okay. अभी आप गुजरात में देखना जाओगे, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक चार्जेस, अभी आप गुजरात में देखने जाओगे तो देर आर मोर देन 200 to 300 चार्जेस Okay. पब्लिकली अवेलेबल. एंड आप कहीं पे भी जाओगे आपको विद इन 60-70 किलोमीटर्स आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा. सो अभी एज सच ऐसा बड़ा कोई इशू नहीं है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में. एज आई सेड, वी जस्ट हैव टू प्लान कि हम चार्जिंग कहाँ पे करेंगे. एंड वो मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम नाउ. रेंज एंजाइटी इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ. ओके. इन द गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज, गवर्नमेंट के क्या क्या अभी आपको लग रहा है कि स्टेप्स है जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहे हैं? See, as a Gujarati, we never wait for government to support us. True. हम business start करते हैं and हम चाहते हैं कि वो business आगे बढ़े without any support. मतलब we work that way. Yes, definitely government policies work as a catalyst. तो आपको support करते हैं. There was FAME subsidies, अभी PME drive subsidies है, there are state subsidies. सो वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कराने में. बट इवेंचुअली जब इकोनॉमिक्स आपको सपोर्ट करते हैं, जो कॉस्ट बेनिफिट्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो इंडस्ट्री ग्रो कर लेता है. जब आपने गवर्नमेंट सपोर्ट का बात किया, आई अंडरस्टैंड एज गुजरातीज वी नेवर थिंक ऑफ द पॉलिसीज एंड वी आर लेस लाइक यू नो डिपेंडेंस ऑन द पॉलिसीज विच गवर्नमेंट इज मेकिंग. बट एक बेसिक डिफरेंस जो मैंने देखा, बिकॉज आई वर्कड अ लॉट विद द चाइना एंड लाइक सिंस पास्ट 15 years, like you know I'm seeing the China's growth and their entrepreneurial mindset, you know. So वहाँ पे जब एक एंटरप्रेन्योर कंपनी खोलता है ना, so they are thinking on the global level. Here in India, when we start a company, maybe we you know look at the smaller market first कि भाई हम इतना करेंगे ग्रोथ, फिर इतना करेंगे, इतना करेंगे. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा रोल आता है कि अगर हमको वर्ल्ड लेवल पे देखना है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, अगर उनको वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना है, उनको वर्ल्ड लेवल पे ग्रोथ चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे उनको अपनी प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है, राइट, US डॉलर्स में अर्निंग करनी है जो बेनिफिशियल है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो वहाँ पे शायद गवर्नमेंट पॉलिसीज आर प्लेइंग मेजर रोल इनटू इट. डेफिनेटली एज आई सेड, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है. मैं मतलब इवन आई हैव वर्कड विथ सर्टेन चाइनीज कंपनीज एंड उनको आप एक्सपोर्ट करते हो, पेमेंट नहीं आता है तो गवर्नमेंट का इंश्योरेंस रहता है. दे गेट लोन्स अराउंड 2%, 2.5%. Even subsidies are there for the there are exports. subsidies डेफिनेटली. सो उन्होंने क्या है, डोमेस्टिक मार्केट को पहले कवर कर लिया है एंड देन दे लुक एट द ग्लोबल पिक्चर. इन आवर केस व्हेन आई टॉक अबाउट ईवीज, तो अभी हमको डोमेस्टिक मार्केट पहले ग्रो करना है एंड लॉट मैनी कंपनीज आर नाउ एक्सपांडिंग इन ईवी इकोसिस्टम, जो कि अभी मिडिल ईस्ट में एक्सपांड कर रही है, अफ्रीका में एक्सपांड कर रही है, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपांड कर रही है. So I think in next 4 to 5 years you will see lot many EV companies going global. Going global, Yeah. right. So I would like to understand again one part कि जैसे यहाँ पे हमने एक सिचुएशन ऐसा देखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने की वजह से ऑयल और गैस का सप्लाई बहुत बड़ा इंडिया पे इम्पैक्ट हो रहा है अभी राइट नाउ इन दिस सिचुएशन. एज फार एज चाइना इज इक्विवेलेंट इम्पोर्टर्स, वो भी उतना ही इम्पोर्ट कर रहा है. पॉपुलेशन में हम दोनों कंट्रीज सिमिलर है, बट चाइना में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप्ड है कि उनका ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी लेस इम्पैक्टेड. बट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर मे बी इन फ्यूचर, अगर ये लड़ाई अगर लंबी चल रही है और कुछ उसके सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे, तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वेरी हाई इम्पैक्ट ऑन अस. सो वाई वी आर नॉट स्टिल अप टू दैट लेवल? आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट. So I think maybe we started late in India because of the government direction, but in last 5 to 7 years हमने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है. एंड चाइना में दे स्टार्टेड इन आई थिंक 2000s EV अडॉप्शन के लिए. बट इंडिया में जब तक इकोनॉमिक्स प्रॉपरली सेट नहीं होते, जैसे मैं बात करूँ 2010 में पर किलोवाट आवर बैटरी का रेट वाज मोर देन $1,000. Okay. Now it has come down to $120, $150 per kilowatt hour range. So इंडिया में जब तक
इकोनॉमिक्स नहीं सेट होते हैं तब तक कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। एज़ यू राइटली सेड कि गवर्नमेंट वहाँ पे सब्सिडीज़ देती है, वो जब बेनिफिट्स जब आते हैं तब डेफिनेटली वो इकोनॉमिक्स सेट हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे भी हो जाएंगे नेक्स्ट 2 to 3 years में। आप देखोगे बाय 2028 वी विल हैव सिग्निफिकेंट ईवी प्रेजेंस एंड बाय 2030 वी विल हैव मोर देन 30% ईवी पॉपुलेशन। सो मे बी वी आर लेट बट यस हम वो रेस में मैच कर लेंगे अदर प्लेयर्स को। अदर प्लेसेस। गवर्नमेंट और आम आदमी के बीच में एक पूरा चैनल होता है, कंसल्टेंट्स का, एक्सपर्ट्स का, अर्बन प्लानर्स का, आर्किटेक्ट्स का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को शेप अप करते हैं। हम उन्हीं एक्सपर्ट्स को आपके सामने ला रहे सीधा बात करने के लिए हमारे द बिजनेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट के थ्रू। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये इंडिया का सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉडकास्ट है। आप भी अगर इस इंडस्ट्री की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं और इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। But do you think, like, as Indians we are still less aware about the pros and cons of everything which we are adapting? हम लोग जो भी अडेप्शन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हम वेस्टर्न कंट्रीज से इन्फ्लुएंस होकर अडेप्शंस करते हैं, यू नो, लाइफस्टाइल्स में, व्हीकल्स में, प्रोडक्शन में या किसी भी चीज़ में आप लीजिए। वी आर वेरी लेस अवेयर हमें क्या चाहिए, राइट? आपको लगता है कि ये एक कॉन्शियसनेस जो है हमारी क्यूमुलेटिवली, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पे काम करते हैं, नहीं कि हमारे खुद के कंजम्पशन और हमारी खुद की रियल नीड्स पे। इनफैक्ट अगर वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होते तो भी वी वुड हैव अडॉप्टेड ईवीज मच बिफोर, बट यस इन्फ्लुएंस रहता है वेस्टर्न कल्चर का, हमारे पे बहुत इन्फ्लुएंस है। और एज यू राइटली सेड कि हमें हमारी नीड्स के हिसाब से ग्रो करना चाहिए, हमारी नीड्स के हिसाब से अडॉप्शन करना चाहिए। बट आई थिंक विथ न्यू जनरेशन ये आप देखोगे कि इन फ्यूचर वेस्टर्न्स विल बी वो हमसे इन्फ्लुएंस होंगे। ग्रेट। Yes. तो आप इसमें ये बताइए कि आपके जितने भी कस्टमर्स रहे उनके कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए, हाउ ओपन दे आर टू अडेप्ट द टेक्नोलॉजी या अडेप्ट टू ईवी, या फिर शायद उनका कोई रेजिस्टेंस आता है या आपको थोड़ा सा काउंसलिंग करना पड़ता है ईवी को अडेप्ट कराने के लिए। Mindset is very important. Niti Aayog has recommended, and there are government policies which say कि if you are constructing a new building, there has to be 20% reserved parking amenity. So आपके पास अगर 100 पार्किंग है तो 20 पार्किंग्स में ईवी चार्जिंग अमेनिटी होना चाहिए। इज इट कंपलसरी, मैंडेटरी बना दिया है? मैंडेटरी है। इवन आप गुजरात गवर्नमेंट का भी आप GDCR आई थिंक बोलते हैं, तो उसमें भी आप देखोगे तो इट इज़ मैंडेटरी, बट लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, सो इतना एक्सेप्टेंस नहीं है। हमको पुश काफ़ी करना पड़ता है कस्टमर्स को कि आप इसको लीजिए एंड इट विल बी अ गुड अमेनिटी फॉर योर रेसिडेंट्स और बिल्डिंग यूजर्स। सो बट यस, लॉ एनफोर्समेंट होगा तो ईवी अडॉप्शन फास्ट होगा। इसके सपोर्ट में मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, एज अ पार्किंग कंसल्टेंट जब मैं पार्किंग डिज़ाइन करती हूँ तो वहाँ पे ये आपने बोला सही से कि GDCR में 20% ऑफ अ टोटल पार्किंग को आपको ईवी देने का अमेंडमेंट दिया गया है। सो आई रेकमेंड माई क्लाइंट समटाइम्स कि आप इतना दीजिए, बट उसको एनफोर्समेंट अभी नहीं किया गया है, उसमें बहुत सारी लिबर्टीज़ दी गई है। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसे भी देखा है जहाँ पे जो सेंट्रल लेवल पे इम्पैक्ट कर रहे हैं वैसे प्रोजेक्ट के अंदर दे मेक इट साइन विद द बिल्डर्स कि आप 100% ईवी का अमेंडमेंट दोगे, ईवी चार्जिंग के ऑप्शंस उनको दोगे, बट इट इज़ स्टिल नॉट इन कंपल्शन। तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे डेवलपर्स है जो इसको एक डेवलपिंग स्टेज की तरह देख रहे हैं, एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरह देख रहे हैं, बट ज़्यादातर डेवलपर्स जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है कि दिस इज़ एन एडेड एक्स्ट्रा एक्सपेंस, हम उसके कनेक्शंस देके अभी रखे, या इफ़ वी गिव द प्री रिक्विजिट ऑफ ईवी चार्जिंग अभी तो शायद हमको ज़्यादा एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। सो ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? डेफिनेटली, बट उनको ये भी देखना चाहिए कि अगर एक एक यूज़र एक एक चार्जर डिप्लॉय करने जाएगा, जब उनका बिल्डिंग यूसेज में आएगा तो वो अलग से केबल खींचेगा, वो काफ़ी सारे चेंजेस करेगा, सो अल्टीमेटली उनके बिल्डिंग की ब्यूटी ख़राब होगी। एंड
अभी आप देखोगे तो देयर इज अ राइट टू चार्ज करके कैंपेन चल रहा है। सो काफ़ी सारी जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं उसमें ईवी आ जाती है, बट सोसाइटीज़ अलाउ नहीं करती है चार्जर डिप्लॉय करने के लिए। सो वो एक प्रैक्टिकल पेन है आपके रेसिडेंट्स के लिए। सो उनको अगर विजनरी बिल्डर्स जो भी है वो कभी वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसका मेरा एक्सपेंस होगा। डेफिनेटली अगर आप कुछ लेने जाते हो, आप देखोगे तो आपको 2 रुपये का भी पेन मिलता है, आपको 50 रुपये का भी पेन मिलता है, 500 रुपये का भी पेन मिलता है। कस्टमर्स क्वालिटी के लिए पे करते हैं, तो अगर आप एक अच्छा अमेनिटी देते हो तो मे बी वो शायद आपको एक हायर मार्जिन दे सकता है। सो इकोनॉमिक्स वहाँ पे भी बैठ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बैठेगा। आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स है कि ईवी का मार्केट सेगमेंट टू व्हीलर फोर व्हीलर में कितने परसेंटेज से ग्रो कर रहा है या कितने परसेंटेज अडेप्शन दिखा रहा है अभी हमारी कंट्री में? सो अभी आप देखोगे तो ईवी अडॉप्शन इज अराउंड 5%। ओवरऑल अगर आप देखोगे टू व्हीलर में, आप देखोगे सपोज इफ आई टॉक अबाउट कंप्लीट ईवी पॉपुलेशन, तो 70% ईवीज आर टू व्हीलर्स ओके, and around 15% is four-wheeler, and बाकी का commercial three-wheeler and commercial vehicles। ओके। अभी आपने एमटीएस का अगर बजट देखा होगा, सो एमटीएस मतलब अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एएमसी इज एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग मैनी इलेक्ट्रिकल बसेस, राइट? सो वो भी एक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकता है कि जब ईवी बसेस वो यूज़ करना शुरू करेंगे, राइट? तो आपको क्या लगता है कि व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव, why as a people or why as a personal user where we are lacking in adapting this? Because आपने जो numbers बोले cars के, वो बहुत कम है compared to petrol diesel cars। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर ईवीज अडॉप्शन आएगा तो आइदर वो मास ट्रांजिट सिस्टम्स में आएगा, जैसे ईवी बसेस हैं, ट्रक्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, बिकॉज वहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज बड़ा है, उनका डेली रनिंग ज़्यादा है। तो डेली रनिंग ज़्यादा होने की वजह से उनको जो मे बी ईवीज आर कॉस्टलियर जब आप उसको परचेज करते हो, बट उसका रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। ओके, सो वहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज बड़ा है। yesterday I was talking to one of the state transport authority of different state, तो they were saying कि हमको डीजल बसेस हम जो चला रहे थे उससे हमको ईवी में 15 से 20 रुपए का पर किलोमीटर हमको बेनिफिट हो रहा है that's रनिंग amazing। कॉस्ट में। एंड अभी तो पीपीपी मॉडल पे होने की वजह से उनको मतलब दे आर नॉट डूइंग कैपेक्स, तो उनके लिए तो पर किलोमीटर कॉस्ट एडवांटेज हो गया। सेकेंड थिंग, वो डीजल बसेस जो अभी वो ऑपरेट कर रहे हैं दोज आर नॉट इवन एसी बसेस, बट ईवी में वो बाय डिफ़ॉल्ट एसी बसेस आ रही हैं। सो उनके जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। तो ईवी अडॉप्शन मतलब क्वेश्चन पे वापस जाते हैं तो फर्स्ट यहीं पे होगा जहाँ पे रनिंग ज़्यादा है। एंड रही बात पर्सनल व्हीकल्स में, तो वो भी लोग धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। मे बी अगले 2 साल में आप देखोगे, अभी तक लोग सोच रहे थे कि दूसरा व्हीकल या तीसरा व्हीकल होगा वही इलेक्ट्रिक होगा बिकॉज ऑफ द रेंज एंजाइटी, बट अभी लोग समझ रहे हैं कि नहीं, देयर इज़ नो सच इशू लाइक रेंज एंजाइटी। व्हीकल्स आर कमिंग विथ रेंज ऑफ 400-500 किलोमीटर्स। एंड आपका डेली रनिंग कितना होगा? 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, मतलब 10 दिन में एक बार चार्ज करना पड़ेगा आपको। अगर हाईवे पे भी जाते हो तो आप 200-300 किलोमीटर पे तो एक ब्रेक लेने ही वाले हो। सो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। येस, देयर आर लॉट मेनी मिथ्स जो मार्केट में है जिसकी वजह से लोग अपने आप को लिमिट कर रहे हैं कि भी नहीं अभी हम आइस लेंगे। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी जो भी आप आइस व्हीकल ले रहे हो ये आपके लास्ट आइस व्हीकल्स होने वाले हैं। ओके, मिथ की आपने बात की तो एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि ईवी के जो बैटरी होती है वो हमारे क्लाइमेट को सूट नहीं करेगी, बिकॉज यू नो गर्मियों में हमारा क्लाइमेट का टेम्परेचर 45-50 डिग्री क्रॉस कर रहा है। वहाँ पे अगर धूप में एक ईवी कार पड़ी है तो उसको क्या इम्पैक्ट हो सकता है? सी हीट इज़ नॉट गुड फॉर बैटरी, बट येस अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। देर आर थर्मल सेंसर्स इन बैटरीज, सो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम उसको अपने हिसाब से कहाँ पे उसको स्टॉप करना है, कहाँ पे उसको चार्जिंग करना है, वो अपने आप डिसाइड कर लेता है। सो टेक्नोलॉजी अभी बहुत स्मार्ट हो गई है एंड देर आर नो सच इश्यूज। सो आप बोल रहे हो कि ऐसा कोई खतरा नहीं है कि वहाँ पे यू नो वो ओवरहीट हो जाएगा या ऐसी नहीं ऐसी नहीं कोई नहीं, चीज़ें वो नहीं वो है? अभी बैटरीज आर स्मार्ट, टेक्नोलॉजी उसमें जो BMS है वो भी काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है।
तो एज सच देयर आर नो सच इश्यूज। ओके। मुझे आप एक चीज़ ये बताइए कि अगर हम ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही बड़ा, ये हाइपोथेटिकली मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर हम उसको इक्वल टू पेट्रोल डीजल और ट्रेडिशनल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके कंपेयर में 50% तक अगर ग्रोथ के लिए लिए जाते हैं, तो इश्यूज़ क्या हो सकते हैं कि पेट्रोल डीजल इंजन वर्सेस ईवी इंजन में? आपको क्या लगता है कि अगर दोनों 50-50 के हिसाब से चल रहे हैं कि 50% ईवी गाड़ियाँ चल रही है, 50%, तो बेटर परफॉर्मेंस किसका होगा, बेटर लाइफ किसकी होगी, बेटर मेंटेनेंस किसका होगा, एंड ओवरऑल बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको बोल सकते हैं हम व्हीकल के थ्रू, वो कौन दे पाएगा, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर दे डेफिनेटली पाएगा? ईवी। एक्सप्लेन। मैंने ऑलरेडी बताया कि ईवीज में देर आर लॉट मैनी कनेक्टेड फीचर्स, कनेक्टेड कार फीचर्स जो उसको बेटर बनाता है। देर आर लेस वाइब्रेशन, पोल्यूशन नहीं है, आप घर पे चार्ज कर सकते हो। इफ़ यू हैव सोलर पैनल्स इन योर होम, आप ईवीज को टेक्निकली फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हो, बिकॉज यू आर जनरेटिंग योर एनर्जी एंड वही एनर्जी से आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो। सो प्रैक्टिकली फिर आइस व्हीकल चलाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। राइट, आप कौन सा व्हीकल चलाते हैं? मैं ऑफ कोर्स ईवी चलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यस। राइट। सो पेट्रोल डीजल का एक कॉस्ट है विच इज़ राइट नाउ 90 के आसपास है अपना पेट्रोल डीजल का प्राइजेस, विच कैन गो लाइक रियली हाई अगर हमें यही इशू अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का फेस करना पड़ रहा है। ईवी का कितना कॉस्ट आता है अगर आप प्रैक्टिकली बताएं? आप पेट्रोल डीजल व्हीकल आप चलाओगे तो इट वुड बी अराउंड पर किलोमीटर कॉस्ट आपका आएगा 8 to 10 रुपीज़। आप सीएनजी में जाओगे तो 5 to 6 रुपीज़। ईवी अगर आप पब्लिक चार्जिंग में चार्ज करते हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2 रुपी पर किलोमीटर। घर पे चार्ज करते हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 60 पैसा, एंड अगर सोलर पावर है तो ज़ीरो। ग्रेट। बट अगर हम सोलार पावर से ईवी चला चला रहे, मतलब सोलार मैंने जहाँ तक देखा है अब गीजर्स तक लिमिटेड है कि भाई पानी गर्म करने के लिए, अभी तक हम उसको सोलार कुकर्स तक भी नहीं लेके गए हैं सोलार टेक्नोलॉजी को। तो ईवी के लिए कोई अलग से अडेप्टेबिलिटी है कि हम ईवी चार्जिंग के साथ अगर सोलार पैनल लेते हैं, या ऐसी कोई अडेप्टेबिलिटी या ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है आपको लगता है? सी सोलर पैनल्स आप घर पे लगा सकते हो, एज सच ईवी चार्जर के साथ उसको कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप घर पे कर रहे हो, आप अपने रेसिडेंस पे लगा सकते हो सोलर पैनल्स। सो उससे जो विच कैन बी कनेक्टेड टू योर ग्रिड, एंड ग्रिड से आप पावर लेके चार्ज कर सकते हो। सो ओवरऑल आपका नेट नेट ज़ीरो कॉस्ट हो सकता है। व्हेन आई टॉक अबाउट हाईवेज जहाँ पे सोलर बेस्ड चार्जिंग करना है, तो देर आर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल। इट इज़ कॉल्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सोलर से बैटरी चार्ज होगी, और वेन एवर देर इज़ व्हीकल आएगा आपके पास तो उसको आप चार्ज कर सकते हो विद दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। सो जहाँ पे ग्रिड पावर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आप बेस सिस्टम, वी कॉल इट बेस, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, उससे आप व्हीकल चार्ज कर सकते आप बोल रहे हैं कि जो डीसी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हाईवेज पे अगर जा रहे हो तो आपको डीसी चार्जिंग, बिकॉज इट्स अ फास्ट चार्जिंग, राइट? Yes. तो वहाँ पे आप सोलार की अडेप्टेबिलिटी ले सकते हो हो। उसके डेफिनेटली ले साथ। सकते हैं। सो वो स्टेशंस क्या सोलार के साथ बिल्ड किए जा सकते हैं? सो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सोलर के साथ बिल्ड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सोलर फार्म से आप पावर परचेज अग्रीमेंट करके आप उससे एनर्जी सोर्स कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग। बट इट विल बी एज फास्ट, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है और सोलार एनर्जी का जो सो सोर्स है, वो उसका चार्जिंग इतना फास्ट हो सकता है? नहीं, उसमें क्या होगा कि वो डायरेक्टली सोलर से एनर्जी आएगा, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो ग्रिड में जा सकता है, ओके। एंड ग्रिड से आप एनर्जी ले सकते हो। सो ओवरऑल तो आप जो नेट नेट ज़ीरो हो सकता है। आप फॉर एग्जांपल 60 किलोवाट पावर ले रहे हो ग्रिड से, और सामने 60 किलोवाट पावर सप्लाई कर रहे हो सोलर से, तो नेट नेट तो वो ज़ीरो ही हो गया। सो एज सच ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से भी आप डिस्पेंस कर सकते हो फास्ट चार्जिंग। अगर कोई ब्रेकडाउन होता है किसी कार का हाईवेज पे, सो राइट नाउ अगर हम एक नॉर्मल अपने कन्वेंशनल व्हीकल्स को देखें तो वहाँ पे सर्विस सपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है।
क्योंकि वो पर्सनल जो व्हीकल का ब्रांड, आप जिस ब्रांड का व्हीकल यूज़ कर रहे हो, वो ब्रांड आपको अच्छा सर्विस सपोर्ट देती है। ईवी कार्स के अंदर सेम सिमिलर ब्रेकडाउन इफ़ यू एक्सपीरियंस ऑन द हाईवेज, तो उसका सपोर्ट सिस्टम या जो भी मैन्युफैक्चर कर रही है अभी जितनी भी कार्स, आप उनका नाम भी, ब्रांड्स का नाम ले सकते हो, कितनी कार्स अभी इंडिया में अवेलेबल है ईवी के लिए, और उनके सर्विस स्टेशंस और उनकी जो सर्विस फैसिलिटीज़ है इन द टाइम ऑफ ब्रेकडाउन, वो कैसी है, वो आप अगर बता सो पाए। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द आइस व्हीकल है या ईवी व्हीकल्स हैं, सारी कंपनीज आपको रोड साइड असिस्टेंस देती है, एंड इट इज़ सेम फॉर बोथ आइस एंड ईवी। सो एज सच ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो ईवी ओनली कंपनीज है सच एज BYD है या टाटा डॉट ईवी की डीलरशिप्स हैं, तो डेफिनेटली दे आर मोर अवेयर कि उनके कस्टमर्स को क्या रिक्वायरमेंट आ सकता है। उनको मे बी हाईवे पे चार्जिंग की रिक्वायरमेंट आ सकती है, कहीं पे ब्रेकडाउन हो गई है विदाउट पावर, तो उनके जो व्हीकल्स रहते हैं रोड साइड असिस्टेंस के, तो उसके पास एक पोर्टेबल चार्जर रहता ही है जो कि उसको इंस्टेंटली पावर देके उसको स्टार्ट कर सकती है। अच्छा, सो इट्स मोर इजी क्योंकि वो लोग पोर्टेबल चार्जर के साथ आते हैं, तो आपका वही व्हीकल को वहीं पे कंडीशन में रिपेयर करना इज़ मोर इजी देन। रिपेयर तो नहीं, वो चार्जिंग ख़त्म हो गया तो बाकी तो अगर रिपेयर करना है तो वो तो सेम है, आइस में करो या ईवी में करो वो तो सेम ही रहने वाला है। ओके, सो उसमें इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं डिफरेंस है, नहीं है। बट इंस्टेंटली अगर आपका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये सारी कंपनियां, जैसे आपने बोला BYD आज काम कर रही है, या टाटा की कंपनी टाटा है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, महिंद्रा है, मारुति हैज़ महिंद्रा है, कम, ओके। Hyundai इज़ देयर, किया इज़ देयर। सो वो सारी कंपनी का सर्विस सपोर्ट इतना अच्छे से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे आ यस चुका यस है। यस। राइट, सो आप मुझे ये बताइए कि अगर कॉस्टिंग के फैक्टर पे अगर हम जाएं, बिकॉज वी आर अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, अगर हम एक नॉर्मल Hyundai की कार ले रहे हैं जिसको आप आइस व्हीकल बोल रहे हो, और अगर हम ईवी की कार ले रहे हैं, तो उसमें प्राइस कॉस्टिंग डिफरेंस सेम मॉडल्स में क्या आ सकता अगर आप नॉर्मली ईवीज में देयर आर नो मैनुअल गियर, है? ओके, ठीक है, इट्स दोज फुल्ली आर ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। अगर आप ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक की कंपैरिजन करोगे तो हार्डली 10% डिफरेंस आएगा। आपने Hyundai का नाम लिया, क्रेटा ने जब क्रेटा लॉन्च किया था ईवी, तो इट वाज ईवी वाज कॉस्टिंग 60,000 लेसर देन द आइस व्हीकल। ओह, यस। सो वो सारे मिथ्स अभी चेंज हो रहे हैं। सो जनरली वो कंसेप्ट है कि ईवी आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है, बट मैंने भी जो कॉस्ट कंपैरिजन देखा है BYD का एंड ऑल कार्स का, कंपेयर टू शायद BYD को हम हाई लग्जरियस कार की कैपेसिटी में अगर कर सकते हैं, या टेस्ला को भी मैंने टेस्ला यूज़ की है दुबई के अंदर, सो उसके फीचर्स डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, बट अगर वो हम कंपेयर करें प्राइस कंपैरिजन के अंदर, तो इट इज़ मच मोर कॉस्टलियर अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो कॉस्टलियर, मैंने पहले ही आपको बोला कि अगर आप ऑटोमेटिक मॉडल से ऑटोमेटिक मॉडल का कंपैरिजन करोगे तो हार्डली 10% का डिफरेंस है। आप ओके, बेस वेरिएंट से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली कॉस्ट का डिफरेंस थोड़ा बड़ा आएगा। बट अभी आपको 2-3 साल में ये देखने मिलेगा कि बैटरी का जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, मे बी ईवीज आपको आइस व्हीकल से सस्ता मिलेगा, अच्छा, ओके, बिकॉज बैटरी का प्राइस कम हो रहा कम है, हो रहा है। बट फीचर्स अगर हम इतने एडवांस्ड कर रहे हैं ईवी में, तो फीचर्स का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा अगर AI को अडेप्ट कर रहे हैं हम उसके तो अंदर। फीचर का कॉस्ट डेफिनेटली ऐड होता है, बट वो अभी क्या है, पैरेलल चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेटा लॉन्च हुआ पेट्रोल में, तो क्रेटा ईवी में भी है, तो पैरेलल फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही लॉन्च कर रहे हैं दोनों व्हीकल में, तो फीचर के कॉस्ट तो दोनों में ऐड होने वाले हैं। अच्छा, सो आपने बोला कि ईवी में AI फीचर्स को अडेप्ट करना भी इतना इजी है, आपको लग रहा है कि AI यस, इट इज़ रिलेटेड मच ऑटोमोबाइल ईजियर, मच फीचर्स ईजियर, मच कौन ईजियर। कौन से एडवांस्ड फीचर आपको लग रहा है कि AI के अंदर हम अडेप्ट कर सकते से हैं विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस? सो अभी तो AI की बात कर रहे हैं, तो ऑटोनोमस ड्राइविंग इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग डिसरप्शन ओके, इन मोबिलिटी स्पेस. इतना जल्दी आ जाएगा हमारी So कंट्री we में? have reached to ADAS 2 and ADAS 3. ADAS 5 is, I think, autonomous driving wala, completely autonomous vehicle. So we have reached to ADAS 3 in India. So there are few. 3 आप बोल रहे हो रीच करने के लिए वी नीड दैट काइंड ऑफ रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स? ADAS 5 के लिए चाहिए. ओके, हाँ, so हम स्टेप बाय स्टेप ही उस लेवल पे बढ़ रहे हैं. So पहले ADAS 1 था, ADAS 2 आया, अभी ADAS 3 में 1 or 2 cars are coming. तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है उसका लेवल. सो यूजर्स विल ऑल्सो लर्न हाउ टू ड्राइव दोज काइंड ऑफ कार्स. अभी ये जैसे ADAS 2 में अगर आगे से कोई साइकिल वाला जा रहा है तो आपकी कार सडन ब्रेक कर देगी, ठीक है. तो वो
आप एडएस 2 में ही वो समझ रहे हो कि ये ऐसे होगा, तो आपको कैसे कार चलानी है वो आप समझ रहे हो, तो धीरे धीरे आप खुद ट्रेन हो जाओगे बाय द टाइम एडएस 5 आएगा। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है कि एआई टेक्नोलॉजीज़ जो जितनी भी है, जैसे हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर देखा है 360 डिग्री कैमरा व्यू है, 3D गूगल मैप्स भी वहाँ पे दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ईवी में कितनी हद तक हम अडैप्ट कर पाएँगे? और कितना यूज़फुल है वो सारी चीज़? बिकॉज़ वो फैंसी लगती है हमें, यू नो इट इज़ वेरी fascinating एंड फैंसी, बट हाउ यूज़फुल इट इज़? सो इट इट इज़ अप टू यूज़र। जैसे माय फादर अगर वो ड्राइव करेंगे तो उनके लिए वो फीचर मैटर नहीं करेगा, और मैं ड्राइव करूँगा तो डेफिनेटली वो मुझे मैटर करेगा। सो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दी पर्सन टू पर्सन, उसको क्या कौन से फीचर्स कब रिक्वायर्ड है। बट एडएस 5 जब आ जाएगा तो आपको तो कार चलानी ही नहीं है, फिर तो वो कार ही खुद को ड्राइव करने इट वाले इज़ हैं। 5 एक्सप्लेन कीजिए आप, बिकॉज़ यू नो देयर आर वेरी नॉन टेक्निकल पीपल वाचिंग द पॉडकास्ट, सो उनके सो लिए वो पूरा सो डेफिनेशन रोबो टैक्सी बेसिकली, आप कार आपको आपने डाल दिया कि मुझे घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस का लोकेशन, कार आपको ड्राइव करके लेके जाएगी। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील एज वेल। हाउ कार विल नो द रूट? उनको कैसे वो पता मैप से चलेगा? कनेक्टेड होगी ना, तो जैसे गूगल मैप से आप देख के रास्ता देखते हो, जैसे कार वो रास्ते से जाएगी। ओके, और कार क्या अपने आप को सेल्फ अवेयर भी करेगी जब वो एक सिमिलर रूट से बार-बार गुज़र रही है, तो इट विल रूट से अवेयर करेगी। अब अपने आप को अपग्रेड करेगी, बिकॉज़ दैट्स अ एआई फीचर, दैट इज़ अ स्मार्ट डेफिनेटली इंटीग्रेशन। वो अपने आप को करेगी अवेयर। मे बी उसको अगर रास्ते में फॉर एग्जांपल कोई रोड ब्लॉक है तो दूसरे रोड रूट से जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को उस हिसाब से वो डाइवर्ट भी कर लेगी। बट हमारा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स जो है आज, लाइक यू नो द नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखो तो एक ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, यू नो पीपल आर अंडर द ब्रिज एंड फीलिंग द क्योस ऑफ द ट्रैफिक। वहाँ पे हम बात कर रहे हैं यू नो पीपल लेस कार की, ऑटोनोमस कार्स की। सो ये दोनों चीज़ को हम कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे? सो ईवीज के लिए भी यही मिथ था 10 साल ओके, पहले कि ईवीज इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, वी हाँ, डोंट हैव ईवी हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। आप आइस व्हीकल्स का ग्रोथ देख लो और ईवी का ग्रोथ देख लो, तो ईवीज उसको सरपास कर रही है। सेम वे आप 10 साल में देखना ऑटोनोमस कार विल। बट उसी लिए मैं रिवर्स जाना चाहती हूँ कि वी नीड टू हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर राइट फॉर ऑटोनोमस कार, या हमको कुछ भी अडेप्टेबिलिटी चाहिए ना, तो वी नीड टू हैव अ प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट टू प्रपोज दोज काइंड ऑफ एडवांस्ड फीचर्स। प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली चाहिए। कोई भी नया चीज़ आप करते हो तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेफिनेटली आपको अच्छा चाहिए, बट वो हो जाएगा। वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, इंडियन लोग अडेप्ट कर लेते हैं कोई भी नई चीज़ को, तो आई डोंट थिंक उसमें इशू होगा। अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, बट हमने अभी तक ग्रोथ को सिर्फ बुलेट ट्रेन तक लिमिट रखा है। सो शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एक सिर्फ बुलेट ट्रेन तक लिमिटेड नहीं है कि हम कितनी बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। शायद हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि हम कितने एडवांस्ड हो रहे हैं इनटू व्हीकल एंड एवरीथिंग। सबसे बड़ा इशू जो ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हमारे इंडिया में वो है रोड एक्सीडेंट्स। 4.5 लाख से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट एवरी ईयर जो रजिस्टर होते हैं, जिसमें मोर देन 1.5 लाख पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ्स ऑन पेपर। ऑफ द पेपर क्या रिकॉर्ड है वो हम नहीं जानते अभी तक। तो उसमें ईवी कैसे बेनिफिशियल होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ सो सेफ्टी के कंसिडरेशन को सो देर आर लेके। लॉट मेनी सेफ्टी फीचर्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे ईवी है तो ईवी में मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी सारे कनेक्टेड कार फीचर्स हैं, वो आप अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो। सो जो सेंसर्स वगैरह है, आपको अगर एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए जो सेंसर्स लगाने होते हैं, दे कैन परफॉर्म मच बेटर इन ईवी। एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के जो सेंसर्स होते हैं, वन पॉइंट ऑफ सेंसर इज जो आपको सिग्नल दे ड्राइवर को, वन पॉइंट ऑफ सेंसर्स होते हैं जो ऑटो ब्रेकिंग पे काम करते हैं कि जो ऑटोमेटिकली ही हाँ, ब्रेक लगा व्हीकल। दे, जो अभी हमारी बहुत सारी यू नो लग्जरी कार्स में अवेलेबल होते हैं वो सारे फीचर्स। तो ईवी में क्या सिर्फ लग्जरी कार्स में वो फीचर्स आ सकते हैं, या फिर आप एक बेस लेवल की कार्स या एक मिड लेवल की सो कार्स वो जो आप इकोनॉमिक्स करते का सब्जेक्ट हो गया बेसिकली। वो इंटीग्रेट तो आप हर एक व्हीकल के साथ कर सकते हो, बट उसका कॉस्ट फिर कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड उसमें गवर्नमेंट का पॉलिसी भी मैटर करेगा। एज वी डिस्कस्ड अबाउट द पार्किंग में 20% ईवी चार्जिंग अमेनिटी होना चाहिए, वो लॉ एनफोर्समेंट कैसा है। एनफोर्समेंट नहीं हो रहा यस, है वो सो इतना। लास्ट फ्यू इयर्स में आप देखोगे तो जैसे 6 एयरबैग्स मैंडेटरी किया गवर्नमेंट ने, तो ऐसे क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट मैंडेट करती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो फीचर्स
बेसिक व्हीकल में भी आएगा या सिर्फ लग्जरी कार तक लिमिटेड रहेगा. So, ओके, बट अगर हम रोड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो अभी हमारी जो बेस लेवल की कार्स है, जो इकोनॉमिकल कार्स हम बोल सकते हैं, चाहे वो ईवी हो या आइस व्हीकल्स हो, उसमें इतना ज़्यादा सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जाता, कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. उसका एक रीज़न क्या हो सकता है जहाँ पे हमें सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, इंडियंस आर वेरी कॉस्ट कॉन्शियस. कॉशियस, यस. सो आप देखोगे तो जो कार मे बी यूरोप में मिल रही होगी, सेम मॉडल अगर इंडिया में मिल रहा होगा तो देयर विल बी वो प्राइस का एक बड़ा डिफरेंस रहेगा. अगर वही कार इंडिया में बेचनी है तो आपको उसको सस्ता करके बेचना पड़ेगा. तो सस्ता करने के लिए जो नॉन एसेंशियल फीचर्स है एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, वो OEMs उसको रिमूव कर देते हैं. ओके, दैट्स वाई ये चीज़ें होती हैं. बट यहाँ पे इवन द यूजर्स को ये समझने की बात है कि जब आप फीचर्स को रिड्यूस करते हो तो आप अपनी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, चाहे वो ईवी कार है, चाहे कोई भी ऑटोमोबाइल है. यू हैव बीन ऑटोमोबाइल डीलर, सो यू नो दैट कि जब भी फीचर्स कम करने होते हैं वहाँ पे हम सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. सो क्या हमारा माइंडसेट उस तरफ जाना चाहिए कि एवरी फीचर हैज़ अ कॉस्ट एंड वी हैव टू बेयर दैट कॉस्ट इफ़ वी वांट टू यूज़ दैट फीचर राइट नाउ? डेफिनेटली माइंडसेट अगर आपका पॉजिटिव है, अगर आप वो चीज़ें प्रेफर करोगे कि जो सेफ्टी को प्रायोरिटी दोगे, तो डेफिनेटली OEMs विल कम अप विद प्रोडक्ट्स विच हैज़ मोर सेफ्टी फीचर्स. आपको क्या लगता है अभी इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है कि बिकॉज बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स में ऐसे देखे हुए हैं हमने कि कोई ने फरारी लेके दे हैव बैंग द कार इनटू द पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द रोड्स. छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ऑटोमोबाइल्स दे दिए हैं हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस ऑल्सो. सो यहाँ पे एक जो हमारा लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है पूरा, वो भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड है to give a very hard punishment to such kind of incidents which has happened. I believe it is more responsibility of parents. Okay. अगर पेरेंट्स अगर मैं खुद अपना बच्चे को मैं अगर व्हीकल नहीं दूंगा तो आई थिंक लॉ एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. सो सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर बच्चा मैच्योर नहीं है वो व्हीकल ड्राइव करने के लिए, तो वो किसी को तो हार्म करेगा, वो उसको खुद को भी कुछ ना कुछ मे बी डैमेज हो सकता है, या फिर उसको मे बी आप देखोगे पिछले 3-4 साल में काफ़ी सारे रोड एक्सीडेंट्स अहमदाबाद में हुए जो उनको हार्ड पनिशमेंट्स हुई है. सो जो अपने बच्चों को अगर प्यार करते हो तो आप प्लीज़ उनको मत दो. मैं तो पहले अथॉरिटीज से पहले मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि आप मत दीजिए. तो माइनर्स को कार्स चलाना यहाँ पे हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं है. शायद जब एडल्ट होता है उससे और फिर भी अगर हम हाईवे पे अगर एक्सीडेंट्स देखें तो शायद वो थर्ड पार्टी लॉ के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान या इतना ज़्यादा चीज़ें इन्फोर्समेंट नहीं होती है. जब मीडिया उसको कवर करता है तभी उसको हाईलाइट किया जाता है. तो आपको लगता है कि थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए, और माइनर्स के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स तो होने चाहिए. और इनफैक्ट अगर माइनर्स को आप पनिश नहीं कर सकते हो तो पेरेंट्स को पनिशमेंट होना चाहिए. जस्ट अ वेरी वेल सेड थिंग. अगर आप माइनर्स को पनिश नहीं कर रहे हो तो आप एडल्ट्स को पनिश कीजिए कि जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट वो माइनर का माइंडसेट चेंज हुआ. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी insightful thing, and that was my 1 hour with you, Gunjan. Thank So you. I would like to conclude this session with a rapid fire which I do with every of the guests. Okay. So you just have to quickly answer my question. So I would like to start the rapid fire question with you. Whatever comes into your mind, you have to quickly answer this thing. So politically correct answer आप नहीं दे सकते. So that is my first question to you is EV fire risk, myth या reality? मिथ. EV पॉल्यूशन फ्री है या हिडन पॉल्यूशन भी है? टेल पाइप पॉल्यूशन इज 0. ओके. बैटरी 3 से 5 साल में खराब हो जाती है, सच या मिथ? मिथ. चार्जिंग स्टेशंस कभी इनफ नहीं होंगे, मिथ या रियलिटी? मिथ. ईवी सिर्फ रिच लोगों के लिए है. मिथ. लॉन्ग ड्राइव्स ईवी में पॉसिबल नहीं है, सच या मिथ? मिथ. ओके. ईवी की रीसेल वैल्यू वीक होती है. करंटली यस, इन फ्यूचर ये भी सॉल्व हो जाएगा. अगर आपको इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रीडिज़ाइन करना है तो आप क्या चेंज करोगे उसमें? मैं ये चेंज करूँगा कि मैं पर्सनल मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करूँगा, एंड आई वुड लाइक टू गिव एम्फेसाइज ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. मोर एंड मोर पीपल शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ईवी के बाद आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द नेक्स्ट बिग डिसरप्शन इनटू ऑटोमोबाइल मार्केट?
EV के बाद the next big disruption will be, as I said, autonomous vehicles. ओके, आपका एक मैसेज जो हर इंडियन को ईवी के बारे में सुनना चाहिए। Please adopt EVs because it is good for you, good for your future generations. Pollution कम करता है. It will give you a fantastic riding experience. Please adopt EVs. 5 साल बाद अगर गुंजन हम ये पॉडकास्ट देखेंगे तो क्या चेंज हो चुका होगा? 5 साल बाद मे बी हम ये जो रेंज एंग्जाइटी है या जो ये मिथ्स हैं उसको सुनेंगे तो हम हंसेंगे कि क्या हम डिस्कस कर रहे थे. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच Thank you. गुंजन। हाउ वाज योर पॉडकास्ट? आप Good. बताइए Fantastic. आपका एक्सपीरियंस कैसा Good, रहा good. इसके This is लिए? my first time, so it was fantastic. It is yes. good. Yeah. So we had a very insightful conversation with Mr. गुंजन मेहता। आपके ईवी के बहुत सारे मिथ्स होंगे जो आज बर्स्ट हुए हैं। ईवी को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने प्रोज भी देखे, कॉन्स बहुत कम है, प्रोज ही प्रोज है शायद ईवी को अडेप्ट करने के लिए। सो पर्सनली भी इस चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि कहाँ पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ ज़्यादा बढ़ा पाएँ। आपका नेक्स्ट व्हीकल अगर आप प्लान करने का सोच रहे तो प्लीज़ गो फॉर ईवी, दैट इज़ माय पर्सनल रिकमेंडेशन। आई एम ऑल्सो पर्सनली थिंकिंग टू गो फॉर द ईवी। और अगर आपको हमारे ये पॉडकास्ट अच्छे लग रहे तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स को, ऐसे ही मिथ बस्टर्स लोगों को जो इनको इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज है उनको हम आपके पास ला सके। थैंक यू।